युद्ध अब घर आ रहा है और पुतिन की बेतहाशा जनशक्ति की कमी अब उसे रूस को बंद करने के लिए मजबूर कर रही है। देखिए, रूसी सैनिक मोर्चे पर कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन विनाशकारी नुकसानों के बावजूद पुतिन अब नए सैनिकों के लिए बोनस काट रहे हैं, जबकि अपने कमांडरों से अधिक भर्ती संख्या की मांग कर रहे हैं। यह हमें बताता है कि उसकी खूनी विजय अब महंगी पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह रुकना चाहता है। इसीलिए और लोगों को ढूंढने के लिए पुतिन पूरी तरह कठोर हो गए हैं। उन्होंने गुप्त लामबंदी शुरू की, जिससे 20 लाख युवा रूसी पुरुषों को बंद किया गया और देश धीरे धीरे बंद हो रहा है। हालांकि योजना उलटी पड़ रही है। रूसी लोग बहुत नाराज हैं और वे नाटो देशों पर उनकी पाबंदी को नया आयरन कर्टन कह रहे हैं। वे जानते हैं कि यह पाबंदी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन्हें देश में रखने और क्रेमलिन द्वारा लामबंद करने के लिए है। यही डर, गुस्सा और विश्वासघात की भावना है जिसकी वजह से अब रूसी लोग इस नए कानून के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, जिससे साबित होता है कि पुतिन की जंग अब अपने ही लोगों के खिलाफ है। हमारी कहानी उन कानूनों से शुरू होती है जो पुतिन ने पिछले कुछ महीनों में पास किए हैं। इस नए कानून को देखिए, जिसमें रूसी संसद यह बहस कर रही है कि क्या रूसियों को नाटो देशों में जाने से बैन कर देना चाहिए। जैसा कि आप समझ सकते हैं, मैं इस कानून का समर्थक हूं, लेकिन कुछ रूसी नहीं हैं। यहाँ एक प्रतिक्रिया है। दोस्तों, आज की खबरों के मुताबिक स्टेट ड्यूमा एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रही है जो रूसियों को नाटो देशों की यात्रा करने से रोक देगा। मैं सोच रही हूँ इससे कैसे लागू करेंगे। मैं इटली या मोंटेनेग्रो जाना चाहती हूँ जो नाटो में है, और मेरा मतलब है मैं जा नहीं पाऊंगी। क्या मैं इस्तांबुल जा सकती हूँ? मैं नहीं जा सकती। जा सकती। कहाँ? क्या मैं उड़ सकती हूँ? इस कानून के आधार पर मैं कहीं भी उड़ नहीं पाऊंगी। और जो बचता है, मुझे नहीं पता। यहाँ टिकट अरब अमीरात से खरीदें, क्योंकि ये नेटो नहीं है, देश है। और फिर कहीं उड़ान भरना। तुम्हें पता है, मैंने हाल ही में अपने टेलीग्राम पर बैन के बारे में एक पोस्ट लिखी थी। चैनल मैं हैरान थी कि उन्होंने सब कुछ मना कर दिया। एंड अब वे हमें बताएंगे कि हमें कहाँ जाना है। लोगों, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो मुझे ये सही से समझने दो। इन रूसियों को पुतिन द्वारा एक संप्रभु देश पर हमला करने, यूक्रेनियों को मारने या यहाँ तक कि नाटो देशों में ड्रोन भेजने से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पुतिन उन्हें नाटो देशों में जाने से रोकते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। इन लोगों के मुताबिक पश्चिम बुरा है जब तक उनकी मिलान की छुट्टियां रद्द नहीं हो जाती। लेकिन मैं विषय से भटक रहा हूँ। यह कहानी का मुख्य हिस्सा नहीं है। कुछ रूसी नाराज हैं, इसमें नया क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि पुतिन यह कानून क्यों पास कर रहे हैं और वह अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह 2022-2024 में क्यों नहीं किया? इसे समझने के लिए हमें सितंबर 2022 में जाना होगा। आक्रमण के कुछ ही महीनों बाद जब पुतिन को एहसास हुआ कि उनकी 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई 3 दिनों में खत्म नहीं होने वाली है। इसका मतलब था कि उन्हें मोर्चे पर भेजने के लिए और रूसी पुरुषों की जरूरत थी ताकि वे आखिरकार सोवियत संघ को फिर से बनाने का अपना सपना पूरा कर सकें। इसी कारण सितंबर 2022 में पुतिन ने अपने जीवन का सबसे विनाशकारी फैसला लिया। उन्होंने पूरे देश में आंशिक लामबंदी की घोषणा की। इसका लक्ष्य 30,000 रूसी पुरुषों को भर्ती करना था, लेकिन इसका परिणाम अराजकता, घबराहट और रूस के इतिहास के सबसे बड़े मानव पलायनों में से एक रहा। उस घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर रूस से बाहर जाने वाली हर एक उड़ान पूरी तरह बिक गई थी। पुरुष कजाखस्तान, जॉर्जिया, फिनलैंड या किसी स्वीकार करने वाले देश भाग गए। कुछ अनुमानों के अनुसार घोषणा के 1 हफ्ते में करीब 10 लाख रूसी देश छोड़ गए। साथ ही रूसी सड़कों पर खासकर दागिस्तान में प्रदर्शनकारियों की भीड़ उमड़ी, जहां महिलाओं ने भी पुलिस का सामना किया। 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ ने भर्ती कार्यालयों में आग लगा दी। हालात की गंभीरता दिखाने के लिए एक मामले में एक व्यक्ति ने भर्ती अधिकारी को करीब से गोली मार दी। इसके अलावा यही सबसे हैरान करने वाली बात है, यहाँ तक कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों के कुछ स्थानीय राजनेता भी पुतिन से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। यह चीज रूस में पहले नहीं देखी और अब भी नहीं दिख रही, जबकि 1.1 करोड़ रूसी हताहत हुए हैं। तो साफ है रूसियों को जबरन भर्ती पसंद नहीं। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर भी यह फैसला विनाशकारी साबित हुआ। लाखों देश छोड़ने वाले कुशल श्रमिक और IT पेशेवर थे
जिनकी रूस की अर्थव्यवस्था को बेहद जरूरत थी, खासकर जब व्लादिमीर पुतिन पहले ही लाखों पुरुष यूक्रेन भेज रहे थे। आधिकारिक तौर पर बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नौकरी देने के लिए कोई पुरुष नहीं बचा था, न कि हालात अच्छे थे। इसी समय रूसी सेंट्रल बैंक ने सार्वजनिक रूप से कहा कि श्रमिकों की भारी कमी देश को अपंग बना सकती है। तो इन सब वजहों से पुतिन को एक बात समझ में आ गई, भले ही उनके पास पुरुष थे लेकिन उन्हें और सैनिकों की जरूरत थी। इससे जनता को लगा युद्ध नियंत्रण में नहीं है और पुतिन फिर से ऐसा नहीं चाहते। इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्हें अब भी सैनिकों की जरूरत थी, लेकिन लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ जबरन बुलाने के बजाय उन्होंने लोगों को अपने देश के लिए मरने के लिए पैसे देना शुरू कर दिया। हमने इसे चैनल पर पहले ही कवर किया है। रूस के कुछ क्षेत्र बहुत आगे बढ़ गए थे। कोई व्यक्ति जो कर्ज में डूबा था और लगभग दिवालिया हो चुका था, वह एक ही रात में रूबल में करोड़पति बन सकता था। रक्षा मंत्रालय के साथ एक कागज पर साइन करके, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके। असल में कुछ क्षेत्रों में बोनस 2 मिलियन रूबल तक था। यह एक अच्छा, कम से कम अस्थायी समाधान था। इसने पुतिन को वह दिया जो वह चाहते थे, और अधिक लोग, और साथ ही इसने कोई आंतरिक समस्या भी नहीं पैदा की जो उनकी सत्ता के लिए खतरा बन सके। लेकिन यह युद्ध पुतिन की उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा चला। वह केवल 3 दिन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लंबे युद्ध का मतलब यह भी है कि रूसी हताहतों की संख्या आसमान छू रही है। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट ने कुछ दिलचस्प आंकड़े प्रकाशित किए हैं। इस आक्रमण में हर 117वां रूसी पुरुष मारा गया है। रूस ने 60 साल से कम उम्र के पुरुषों में लगभग 1% खोए हैं। इसके बदले पुतिन ने इस साल यूक्रेन के करीब 0.4% क्षेत्र पर कब्जा किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुतिन रुकेंगे। वह अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के लिए अनगिनत लोगों को मारने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस साल 2022 में जो शानदार समाधान उन्होंने निकाला था, वह धीमा पड़ने लगा था। 2025 की दूसरी तिमाही में केवल 38,000 रूसियों ने सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो कि एक साल पहले की तुलना में लगभग 3 गुना कम है। 2024 में लगभग 10,000 रूसियों ने उसी समय सीमा के भीतर सेना ज्वाइन की थी। इस गिरावट का कारण दोहरा है। सबसे पहली बात, रूसियों को अब एहसास हो रहा है कि मोर्चे पर जाना वाकई में बहुत खतरनाक है। ये सारे रूसी इन दूर दराज के गांवों से आ रहे हैं, जहां हर दिन वे हताहतों की संख्या बढ़ती हुई देख रहे हैं। और इसके ऊपर से जब रूसियों को इस अभियान के असली खतरे का एहसास हो रहा है, उसी समय उन्हें इस खतरे को उठाने के लिए जो बोनस मिल रहा था, वह भी कम होता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस के पास पैसे खत्म हो रहे हैं। हमने पहले ही कारण बताया है और मुझे यकीन है आप सभी जानते हैं क्यों। यूक्रेनी ड्रोन, जिन्हें यूक्रेनी प्रतिबंध भी कहा जाता है, ने रूसी रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 38% हिस्सा नष्ट कर दिया है। साथ ही नए अमेरिकी प्रतिबंध रूस की निर्यात क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि रूसी क्षेत्रों ने पहले जो बहुत ज्यादा बोनस दिए जा रहे थे, उन्हें अब कम करना शुरू कर दिया है। कुछ महीने पहले कई क्षेत्र पैसे लुटा रहे थे, अब उन्होंने बंद कर दिया है। और इसके अलावा कुछ क्षेत्रों ने तो उन सैनिकों से पैसे वापस लेना भी शुरू कर दिया है, जिन्हें वे पहले ही फ्रंट लाइन पर लड़ रहे सैनिकों को देने का वादा कर चुके थे। यह सबसे पागल कहानियों में से एक थी जो मैंने पढ़ी है। फ्रंट पर रूसी सैनिक सेंट में सेना में शामिल हुए थे। सेंट पीटर्सबर्ग में सेना में शामिल हुए रूसी सैनिकों को अब पता चल रहा है कि जिस बड़ी रकम ने उन्हें इस युद्ध में शामिल होने के लिए राजी किया था, वह अब नहीं मिलने वाली है। असल में वे भुगतान पिछली तारीख से रद्द कर दिए गए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग संसद ने 26 अगस्त को एक कानून पास किया, जिससे 1 अगस्त से शहर के सभी भुगतान वादे रद्द हो गए, जो कि पागलपन है। वे कैसे पीछे हट सकते हैं? और जब लोग पहले से ही लड़ रहे हैं, तब वादे को बस रद्द कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में मेरा एक बहुत ही साधारण नियम है। आप उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहते जिनके पास बंदूकें हैं। लगता है पुतिन भी यही नियम अपनाना चाहेंगे। मजाक अपनी जगह, लेकिन ऐसे उदाहरण हमें सच में दिखाते हैं कि रूस जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, वे कितनी गंभीर हैं। वे वेतन और बकाया भी रोक रहे हैं। अब पुतिन को और लोगों की जरूरत है, तो उन्हें नया सोचना पड़ा। यहीं पर उन्होंने गुप्त रूप से सैनिकों की भर्ती की ओर रुख किया। हाल ही में रूसी स्टेट ड्यूमा ने एक बिल पास किया है जो सैन्य भर्ती प्रक्रिया बदलता है। पहले 2 अलग अलग समय होते थे, एक शरद ऋतु में और एक वसंत ऋतु में। अब बस एक बड़ा समय है जो कभी बंद नहीं होता। कुछ वैसे ही जैसे टेक्सास में बकी का स्टोर। यह तुलना खराब है, पर हम इसे रहने देंगे। अब
इस कानून के अनुसार रूसी सरकार कभी भी लोगों को जबरन भर्ती कर सकती है। और यहीं पर मुझे रूसी सेना और रूसी जबरन भर्ती किए गए लोगों के बीच का फर्क समझाना है। आप जानते हैं, तकनीकी रूप से बात करें तो रूस में जबरन भर्ती किए गए लोगों को यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर भेजने की अनुमति नहीं है। रूसी कानून के तहत जबरन भर्ती लोग युद्ध तक देश नहीं छोड़ सकते। और पुतिन के अनुसार यह युद्ध नहीं है, यह सिर्फ एक विशेष सैन्य अभियान है। इस कानून को याद रखिए, हम अभी फिर से इस पर आएंगे। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये भर्ती अधिकारी या जो भी इन्हें कहा जाता है वास्तव में कानून का पालन कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे भर्ती किए गए लोग जो अभी बच्चे ही हैं, वैसे भी ये 18 और 19 साल के हैं, ये किशोर हैं। इनमें से बहुतों को अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि के पास पहुंचते ही रूसी सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह पुतिन कह सकते हैं, अरे ये सारे सैनिक उन्होंने स्वेच्छा से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जबकि असलियत में उन्हें सचमुच अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और कभी कभी अगर वे हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है ताकि वे दोबारा इनकार न करें। और कुछ इंटरव्यूज के अनुसार जो रूसी मीडिया ने मोर्चे पर किए हैं, वहां लड़ रहे कुछ सैनिकों ने कहा कि उन्होंने तो अनुबंध पर हस्ताक्षर भी नहीं किए, उन्हें बस बिना बताए ही भेज दिया गया कि वे कहां जा रहे हैं। और फिर उनके कमांडर मोर्चे पर होते हैं जो सचमुच उन पर चिल्लाते हैं, उन्हें कहते हैं, अरे इस हमले में जाओ और लड़ो। सुनिए, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये एक झूठी कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये सच है। आप चाहते हैं टीम की बात सुनिए। मेरे पास अनुमति है। तुम सब ये पूरी बैच हरामी हो, सिवाय उस आदमी के जो वहां है, वो रहा। तुम सब हरामी हो। अब मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम मर्द हो। अब मैं पूछ रहा हूं तुम में से हर एक से। जान लो, हर कोई पूछ रहा है। और मैं लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि ये सैनिक बच्चे हैं, ये 18-19 साल के किशोर हैं, इनमें से बहुत सारे। और ये बात यूक्रेनी सैनिकों ने भी कही है कि जैसे जैसे ये युद्ध लंबा चलता जा रहा है, रूसी सैनिक और भी कम उम्र के होते जा रहे हैं। इसी कारण रूस में हाल ही में पुतिन की भर्ती में कई लोगों को बुलाया जा रहा है। वे देश छोड़कर भाग रहे हैं। हमारे पास 21 साल के युवक का उदाहरण है जो आजादी की ओर गया। पुतिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह तोप के चारे को ऐसे भागने नहीं देंगे। इसलिए वह अपनी पुलिस से जिम, रेस्टोरेंट और नाइट क्लब पर छापे मरवा रहे हैं और मूल रूप से लोगों को गिरफ्तार कर जबरन भर्ती केंद्रों पर भेज रहे हैं। रूस में मानवाधिकार समूहों के अनुसार रूसी अधिकारी अब सार्वजनिक स्थानों जैसे मेट्रो स्टेशन और ट्रैफिक स्टॉप पर कैमरों का इस्तेमाल उन पुरुषों की पहचान के लिए किया जा रहा है जिन्हें जबरन भर्ती के लिए बुलाया गया है, और जहां भी वे हैं वहीं से गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अब मैं उसी कानून पर आना चाहता हूं जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। रूस में जबरन भर्ती पुरुषों को मोर्चे पर भेजना कानूनन मना है, तो उस कानून के मुताबिक युद्ध होने पर ही उन्हें मोर्चे पर भेजा जा सकता है। सोचिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, रूस में कानून बदल रहा है। यह नया बदलाव पुतिन को यह अधिकार देगा कि वे रूस के पास मौजूद इन 20 लाख रिजर्विस्ट्स को यूक्रेन में तैनात कर सकें बिना युद्ध की घोषणा किए, क्योंकि यही बात पुतिन को सबसे ज्यादा डराती है। वह नहीं चाहते कि रूसी जनता यह सोचे कि उनके पास हालात काबू में नहीं हैं। इसी कारण वह ये मानसिक कसरतें कर रहे हैं। असल में रूसी जनता को लामबंद करना है बिना ये घोषित किए कि कोई लामबंदी हो रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ। पहले उसने भर्ती की संख्या बढ़ाई, फिर उसने भर्ती की समय सीमा या अवधि बढ़ा दी, फिर उसने कानून बदल सोल्जर्स को फ्रंट लाइन भेजा। ये हो गया। ज्यादातर ने ध्यान नहीं दिया, मैं भी नहीं। शायद अब वो अंत तक पहुंच गया है और लोग इसे समझ रहे हैं। ज्यादातर बच्चों के लिए ये मौत की सजा जैसी है। पुतिन के नजरिए से देखें तो वह रूसियों को मारते हुए भी जमीन हासिल कर रहा है। उसने सिर्फ पोक्रोस क्षेत्र में ही लगभग 1,20,000 रूसियों को मार डाला। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों या हफ्तों में रूसी सेना इस शहर पर कब्जा कर सकती है। यह सिर्फ हमें दिखाता है कि उसे इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं है, उसे रूसी जानों की भी कोई परवाह नहीं है, उसे सिर्फ जमीन हासिल करने की फिक्र है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रूसी कमांडरों को किसी भी कीमत पर जमीन लेने का आदेश मिला है, और यही वजह है कि हम उस इलाके से कुछ भयानक युद्ध के वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं। बस इस क्लिप को देखिए।
जिसे मैंने और चक फर ने हाल ही में रिव्यू किया था। ठीक है, यहाँ आपको निश्चित रूप से कुछ नजदीकी लड़ाई देखने को मिल रही है। वो सैचल चार्ज जैसा दिख रहा था। हाँ वही था वो। ब्रिचिंग चार्ज थोड़ा ज्यादा पास था, लेकिन तो वो भारी कार बैटरी जैसी चीज थी, ग्रेनेड नहीं था। हाँ तो शायद वो, ओह मुझे नहीं पता, शायद 5, 4 या 6 सॉक्स C4 के। C4 लंबी स्ट्रिप्स में आता है जो अलग अलग कैनवास में लिपटे होते हैं। हम उन्हें सॉक्स कहते हैं, लेकिन वो 2 पाउंड का सॉक होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद 3 या 4 2 पाउंड के सॉक्स थे, तो वो करीब 8 पाउंड C4 है। आप जानते हैं मैं क्या बताऊं, 20 पाउंड C4 अगर आप उसे बड़े सीमेंट पर रखें। वो बीच लैंडिंग की बाधाएं लगभग 4.5 फीट ऊंची, ऊपर से 2 और नीचे से 4 फीट चौड़ी होती हैं। 20 पाउंड C4 उस चीज को पूरी तरह से गायब कर देगा। ये उसे रेत में बदल देता है। ये उसका लगभग आधा है, और आप देख सकते हैं कि इसने घर के साथ क्या किया। अब वह क्लिप सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो हम हर हफ्ते बेसिक्स इनसाइडर पर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम युद्ध क्षेत्र की क्लिप्स YouTube गाइडलाइंस के कारण यहाँ नहीं दिखा सकते। इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है, बेसिक्स इनसाइडर। वहाँ हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो हम आपको यूक्रेन और दुनिया भर में हो रही घटनाओं की बिना सेंसर कवरेज दे सकते हैं। हमें किसी भी चीज को ब्लर करने की जरूरत नहीं है जो किसी विज्ञापन दाता को पसंद न आए, क्योंकि हमारी वेबसाइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलते। हमारी वेबसाइट आपके समर्थन से चलती है। अगर आप ऐसे कंटेंट में रुचि रखते हैं और बैटलफील्ड ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके हमारे प्लेटफॉर्म को देखें, या आप सीधे basicsinsider.com पर भी जा सकते हैं। जुड़ने से आप चैनल का समर्थन करेंगे और हमारी कवरेज को भी सपोर्ट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।